मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग इतिहास में अधिगम संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि अधिगम संसाधन यानी कि अधिगम के लिए छात्र के सीखने के लिए ऐसे कौन से संसाधन हैं जो उसके सीखने की प्रक्रिया या उसके किसी भी चीज को ग्रहण करना समझना की प्रक्रिया को सरल आसान और रोचक बना सकती है। तो उसमें ऐसे कौन कौन से अधिगम संसाधन हैं जो न केवल एक छात्र के लिए बल्कि एक शिक्षक के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने जो था पुस्तकालय के बारे में अध्ययन किया था कि पुस्तकालय एक अधिगम संसाधन के रूप में किस तरह से काम आता है, और उसके बाद में हमने पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्रों के बारे में अध्ययन किया था कि अधिगम संसाधन के रूप में ये किस तरह से बालक के अधिगम के लिए अपना योगदान प्रदान करते हैं। आज हम जो है इसके बारे में नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा आएगा शब्दकोश, और आज हम 3 चीजों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, ये शब्दकोश, विश्वकोश और स्थानीय संसाधन। आज सबसे पहले है शब्दकोश, ठीक है ना। शब्दकोश, जहां शब्दकोश की बात आती है हम सब जानते हैं उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। तो निश्चित है कि शब्दकोश एक बहुत बड़ी सूची, जिसको हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी पुस्तक कह सकते हैं, जिसके अंदर शब्दों की शब्द की उत्पत्ति, शब्द की वर्तनी यानी कि उसकी जो स्पेलिंग्स जिसको हम कह सकते हैं वह, फिर उसकी व्याकरण किस रूप में इसका उपयोग, किस किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके जो अन्य संदर्भित जो पदार्थ है, संदर्भित जो संबंध है, शब्द हैं, उनके बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होती है। यानी कि ये वह ग्रंथ है या ये वह पुस्तक है जिसके, इसको ग्रंथ ही कहेंगे क्योंकि छोटी पुस्तक नहीं है, इसमें एक जितने भी शब्द संभव है हर शब्द को उसके अंतर्गत स्थान प्राप्त होता है। बाकायदा इसको एक निश्चित क्रम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि इंग्लिश में हमेशा आप डिक्शनरी देखते हैं कि अल्फाबेटिकल डिक्शनरी होती है, या हिंदी में देखते हैं तो वर्णमाला के आधार पर उस डिक्शनरी का निर्माण किया जाता है, जिससे कि जिस शब्द का प्रारंभ जिस शब्द से हो रहा है, जिस वर्ण से हो रहा है, हम उसी वर्ण के पृष्ठ को खोलेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके आधार पर हम उस शब्द के अर्थ को, उसकी वर्तनी को, उसके व्याकरण को, उसकी अर्थ परिभाषा को, उसकी उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं। ये निश्चित है कि इसमें वही व्यक्ति जो इस डिक्शनरी को पढ़ने की क्षमता रखता है वही उसमें आसानी से शब्दों को खोज सकता है, और जिसमें ये क्षमता नहीं है वो इन शब्दों को नहीं खोज सकता है। इसीलिए ये अमूमन विद्यालयों में, अधिकांश विद्यालयों में बच्चों को डिक्शनरी कैसे लिखी जाती है इसको बाकायदा सिखाया जाता है, समझाया जाता है और उनसे अभ्यास, प्रैक्टिस भी कराई जाती है। इसीलिए ये वह संसाधन है जो बालक के सीखने, अब ये अधिगम संसाधन के रूप में कैसे उपयोग होगा। अधिगम संसाधन के रूप में निश्चित ही जब किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है, शब्द का अर्थ, ठीक है ना, तो बालक इस शब्दकोश में जाकर उस शब्द के अर्थ को ढूंढ लेगा और अपने जो विषय वस्तु को पढ़ रहा है उसके लिए वह आसान हो जाएगी। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कई बार बालक किसी शब्द की मीनिंग को नहीं समझ पाता है, या कोई तकनीकी शब्द ऐसा आ जाता है जिसका अर्थ उसके लिए समझना आसान नहीं है, तो उस एक शब्द की वजह से वो संपूर्ण विषय वस्तु बालक की समझ से परे हो जाती है, यानी कि बालक उसको नहीं समझ पाता। इसीलिए जब उस शब्द का अर्थ पता कर लेता है, उसका उत्पत्ति, उसके व्याकरण आदि के बारे में जब वो जानकारी प्राप्त कर लेता है, तब उसको समझ में आ जाता है कि यह किस रूप में इस पैराग्राफ में या इस बिंदु के अंदर इसका उपयोग किया गया है। क्योंकि एक शब्द
खाली अर्थ देकर ही नहीं छोड़ा जाता है, बकायदा इसका अलग किस स्थान पर इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, किस जगह इसका किस अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है, ये चीजें डिक्शनरी या शब्दकोश के अंदर स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती है, जो बालक के अधिगम को सरल आसान बनाती है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारी आती है वह है विश्वकोश। नेक्स्ट आता है हमारा विश्वकोश। यानी कि ये वह ग्रंथ है जिसको कि हम सभी जानते हैं। अगर हम प्रिंटेड उसमें देखते हैं, छपी हुई अगर हम बात करते हैं, तो विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होता है या हमारे बीच में पाया पुस्तकों के रूप में हमारे पास पाया जाता है। और यदि हम इंटरनेट की दृष्टि से देखते हैं तो विकिपीडिया इस विश्वकोश, यह जो विश्व की समस्त महत्वपूर्ण घटनाएं, हम समस्त सूचनाएं उसके अंतर्गत संकलित होती हैं। उसमें सभी प्रकार की जानकारी, उनका अर्थ, उनका मीनिंग, वही जो शब्दकोश है वही चीज एनसाइक्लोपीडिया में है। पर एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश के अंदर शब्दों के अर्थ को नहीं दिया जाता है, बल्कि घटनाओं या ये कहा जाए घटनाएं या कुछ प्रसंगों को स्पष्ट रूप से वहां पर उसके संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण विश्व से संबंधित जो ज्ञान के लिए अनिवार्य है, यानी कि ज्ञानात्मक सूचनाएं उसके अंतर्गत संकलित होती हैं। कि हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम जानना चाह रहे हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, हमको वो एनसाइक्लोपीडिया में मिलेगा। हमको उसके बारे में और अधिक जानकारी, उसके बाद की विकास की प्रक्रिया को हम जानना चाह रहे हैं, तो हमको एनसाइक्लोपीडिया में वो चीज आराम से मिल जाएगी। अब इंटरनेट पर अगर हम बात करते हैं तो विकिपीडिया के अंदर हमको ये चीज आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए बालक के निश्चित ही अधिगम के लिए किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त करना चाहता है, उसके विकास की, उसकी उत्पत्ति की, उसके अनुसंधान की समस्त प्रक्रिया को जानना चाहता है, उसके परिणाम निष्कर्षों को जानना चाहता है, तो वह विश्वकोश के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, उसमें से वह सूचनाओं को एकत्रित करेगा। यानी कि बालक के अधिगम के लिए सरल बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है। अगली बात आती है इसमें सामुदायिक संसाधन। समुदाय समुदाय में उपलब्ध संसाधन, समुदाय में उपलब्ध संसाधन। अब ये सामुदायिक संसाधन कह लो या समुदाय में उपलब्ध संसाधन कह लो, निश्चित है कि जब हम एक शिक्षक कक्ष में खड़ा होकर कोई चीज समझा रहा है, व्याख्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, लेक्चर के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो बालक उन शब्दों के जाल से उस चीज को नहीं समझ पाता है। यानी कि वो शब्दों का जो पूरी एक प्रक्रिया है या एक पूरा जो कहना चाहिए कि निबंध जिसको हम कह रहे हैं, उसके आधार पर वो नहीं समझ पाता है। और वही चीज समझने के लिए अगर हम उसके आसपास के संसाधनों या समुदाय में उपलब्ध उन संसाधनों का उपयोग करें या उन्हीं स्थानों पर ले जाकर या उनका जो एक चाहे वीडियो दिखाकर, क्लिपिंग दिखाकर, स्लाइड दिखाकर, चार्ट के माध्यम से अगर बच्चों को दिखाया जाता है तो बच्चे वो चीज को बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेते हैं। इसीलिए ये सामुदायिक संसाधन जो कि बालक की विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, क्योंकि विद्यालय में उसका सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहारिक रूप में बालक समुदाय में ही जाकर उनका अभ्यास कर पाता है, उसको और अच्छे से समझ पाता है। इसीलिए सामुदायिक संसाधन जो है वो बालक के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखना हमें ये है कि ये सामुदायिक संसाधन कौन कौन से हैं जो कि बालक के अधिगम में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला है ऐतिहासिक स्तर।
समुदाय में उपलब्ध संसाधनों में सबसे पहला है ऐतिहासिक स्थल, ठीक है ना। सबसे पहले चीज इसमें आती है वह है ऐतिहासिक स्थल की। हम किसी शासक के बारे में उसके कहना चाहिए कि हम उसकी वास्तु स्थापत्य कला के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और बालक को हम समझाने का प्रयास करें, तो हमने निश्चित एक सैद्धांतिक रूप में बात को समझाई, बालक को व्याख्या या भाषण के माध्यम से उस बात को समझाने का प्रयास किया। हो सकता है कि बालक अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उस चीज की कल्पना कर ले, वो इमेजिनेशन कर ले, लेकिन वो बहुत अधिक समय तक उसके मस्तिष्क में स्थान नहीं रख पाती है, वो बहुत विस्मृत हो जाने या भूल जाने की संभावनाएं रहती है। वहीं अगर हम ये कहें कि तिलवाड़ा मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, उसे बहुत सुंदर कार्विंग की हुई है, उसमें इस तरह से पत्थर के ऊपर नक्काशी की गई है, एक ही पत्थर को तराश कर और बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए हैं, बात समझ में आ गई, बात इमेजिनेशन हो रहा है। लेकिन जब अगर संभव है हमारे लिए, आसान है हमारे लिए, तो हम ऐतिहासिक स्थल पर जाएंगे। उसी स्थल पर जैसे तिलवाड़ा मंदिर पर हम जाते हैं और वहाँ की कार्विंग प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, तो बालक उस चीज को बहुत आसानी से समझ पाता है। अर्थात कि वास्तुकला या स्थापत्य कला को समझने के लिए हम उन ऐतिहासिक स्थलों पर उससे संबंधित उदाहरणों के जो उदाहरण के रूप में हम समझाए जा सकते हैं बालकों को, उन स्थानों पर ले जाकर और बालक को अधिगम में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वैसे जैसे हम कहते हैं कि चंद्रावती में जो कह रहा परमार वंश के अवशेष मिले हैं या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, तो ये बातें सुन रहे हैं, लेकिन ये अवशेष क्या है, किस तरह के हैं, कैसे प्राप्त हो, हम कैसे इनको प्रमाणित कर सकते हैं कि ये तात्कालिक समय के हैं, तो वहां ले जाकर बालक को दिखाया समझाया जा सकता है और ये चीज समझाई जा सकती है कि इनका जो इतना पुराने होने का हमें पता किस चीजों से लगा, तो मिट्टी की परतों में किस तरह से रंग में परिवर्तन होता है, फिर बाद में उसके ऊपर जो एक रासायनिक कहना चाहिए कि पर्यावरणीय प्रभाव के कारण जो रासायनिक प्रभाव उसके ऊपर होता है या पर्यावरण का प्रभाव जो दिखाई देता है, जिसको कि विभिन्न रसायनों के माध्यम से जांच परख के और निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि ये कितने वर्ष पुरानी वस्तु हो सकती है, तो वो चीज प्रत्यक्ष जब बालक को देखने का अवसर मिलता है तो बालक उस चीज को आसानी से समझ पाता है। इसलिए ऐतिहासिक स्थल जो कि हमारे आसपास में उपलब्ध हैं, उन्हीं पर ले जाकर हम बालक को आसानी से अधिगम में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वह है प्रशासनिक संस्थाएं। प्रशासनिक संस्थाएं, अब प्रशासनिक संस्थाओं में क्या क्या हो सकते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल और भी जो भी इस तरह के हैं, जिनके कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पंचायत समिति, न्यायालय, पुलिस स्टेशन आदि, ये जो सभी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बालक को हम उन स्थानों पर, हमने कहा कि रेलवे स्टेशन में बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियम बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन के नियम बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे आपको किस तरह से ट्रेनें आती हैं जाती हैं, कैसे उन पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। जब हम इस तरह की बात करते हैं और बच्चे उस बात को सुनते हैं पर भूल जाते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष अनुभव बालक को कराया जाए, वे सबको रेलवे स्टेशन पे लेके गए, बहुत सेफ्टी के साथ उनको एक स्थान पर बिठाया गया, फिर ट्रेनों के आने और जाने का सारा सिस्टम उन्होंने देखा, टीचर समझा दी गई, बच्चों ने उनको देखा। अब सावधानी किस तरह से रखनी चाहिए, जब इस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव बालक करता है तो वो चीज उसे बहुत अच्छे से याद रहती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है तो वो उस पूरी सावधानी को बरतता है, क्योंकि उसने उस चीज को सीखा है। वही चीज बस स्टैंड, बैंक आदि सबका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए ये संसाधन हमारी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जिनका कि भ्रमण कराकर या जिनको दिखाकर या समझाकर और कहा जाए कि कभी अपने पापा के साथ जाओ तो इस चीज को देखना, ध्यान रखना, तब बच्चा उस चीज को ध्यान रखता है, क्योंकि छोटे बच्चे इन चीजों को बहुत दिमाग में रखते हैं। बड़े बच्चे हो सकता है कि थोड़े शरारती होते हैं या थोड़े से अपने आप, क्योंकि अनुभव उनके पास इकट्ठा
टेंशन नहीं, लेकिन छोटा बच्चा टीचर ने जो कहा है उसके लिए वो पत्थर की लकीर होता है, तो उस चीज़ को फॉलो करता है। पेरेंट्स के साथ जब उन जगहों पर जाता है तो बोलता है कि हमारी टीचर ने ये चीज़ बताई थी, इसमें ऐसा है, पापा मैम ने तो ऐसा बताया था, ये ऐसा क्यों है, अगर कुछ डिफरेंट नजर आता है तो वहाँ पर ये चीज़ बालक को अधिगम को सहयोग प्रदान कर रही है। फिर टीचर या तो पेरेंट्स क्लियर कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्कूल में आकर टीचर से कंसल्ट करेगा कि मैम आपने ये चीज़ बताई थी और वहाँ पर हमने तो ये देखा, तो फिर टीचर उसे वापस उस चीज़ को क्लियर करती है। तो वो चीज़ बालक के स्थायी रूप से समझ में आती है कि किस तरह से वो परिवर्तन क्यों था, या जो भी XYZ उसको अगर जो भी समझना है, तो कहना का मतलब है कि वह चीज़ उसके स्थायी ज्ञान के अंदर संकलित होती है, यानी कि उसके अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या उसके सीखने में सहयोग प्रदान करती है। अगला है भौगोलिक, स्थानीय भौगोलिक वातावरण। स्थानीय भौगोलिक वातावरण, स्थानीय भौगोलिक वातावरण, यानी कि भौगोलिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, भौगोलिक स्थिति क्या है, समाज, घर आदि की, गांव जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर की, जिस घर या मोहल्ले में आप रह रहे हो उस मोहल्ले की, जिस घर में आप रह रहे हो उस घर की, आपका विद्यालय की भौगोलिक वातावरण कैसा है, यानी कि आपका आसपास का भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये चीजें भी बालक के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम भूगोल की पढ़ने की बात करते हैं तो ये भौगोलिक वातावरण उसके अधिगम को दिशा प्रदान करता है। वहीं जो भी वातावरणीय व्यवस्थाओं को समझना, पर्यावरण को समझने के लिए ये जो प्रत्यक्ष अनुभव जो इसको प्राप्त होता है, ये इसके अधिगम में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। अगली बात आती है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से, नदी, पहाड़, जितने भी हैं, मैदान, पठार, ये चट्टानें, रेती, मिट्टी, ये सब क्या है, वृक्ष वगैरह, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ये भी जब हम ये कहते हैं कि मिट्टी अमुक प्रकार की होती है, यहाँ पर अमुक स्थान पर अमुक प्रकार की वनस्पति का उत्पादन होता है, इस हर मौसम में, या हम 3 मौसम फसलों के होते हैं, रबी, इनकी, तो ये फसलें या ये जो कौन कौन सी मौसम में कौन सी रबी की फसल कौन से मौसम में बोई जाती है, खरीफ की फसल कौन से उसमें बोई जाती है, यानी कि ये फसलों का क्या है, ये चीजें प्रत्यक्ष रूप से बालक के इर्द गिर्द होती हैं, आसपास में होती हैं, जिनको कि बालक अनुभव करके या आसानी से उसे देख समझ सकता है। पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों के बारे में या भौगोलिक दृष्टिकोण से ये पहाड़ किस प्रकार से वातावरण को या हमारी मौसम को प्रभावित करते हैं, तो ये चीजें समझने के लिए बालक को जो है ये हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे नदी है तो नदी में पानी है, पानी का संरक्षण कैसे करना चाहिए, किस तरह से बहता है, ये चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इनको समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव जो प्राकृतिक संसाधन है ये बालक को सीखने में सहयोग प्रदान करते हैं। फिर है सार्वजनिक शिक्षण संस्थान। सार्वजनिक शिक्षण सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं, इसके अंतर्गत जैसे आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत है, जिला न्यायालय है, ये सब क्या है, ये वे सार्वजनिक संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत बालक कुछ सीखने का, उसको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये सार्वजनिक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से बालक को सीखने या समझने का अवसर मिलता है, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। फिर चिड़ियाघर,
चिड़ियाघर या जू, निश्चित है कि हम ऐसे दुर्लभ पशु पक्षियों के बारे में हम इन चिड़ियाघरों में जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं या देख सकते हैं, जो कि हम आम जीवन में ऐसे ही जैसे कुत्ता, बिल्ली, बैल, ये हमारे गाय वगैरह, घोड़ा, हाथी, हम बच्चे आसपास में देख लेते हैं इन्हें। लेकिन जैसे मोर है, मोर बालक को हर समय दिखाई नहीं देता है, तो चिड़ियाघर में अगर मोर है तो बालक उसे देखकर और उसे समझ जान पाता है। जैसे चील है, गिद्ध है, ये ऐसे पक्षी हैं जो हमें आम समाज या गांव के अंदर, शहरों के बीच में दिखाई नहीं देते हैं। शेर है, निश्चित है कि वो गांवों में दिखाई, शहरों के बीच में दिखाई नहीं देगा। भालू है, ये यानी कि विभिन्न प्रकार के वे जीव जंतु जिनको कि हम हमारे आसपास में कहना चाहिए कि पालतू जानवरों की तरह उन्हें नहीं देख पाते, डोमेस्टिक एनिमल की तरह जिन्हें हम देखने का हमें अवसर नहीं मिलता। ऐसे वाइल्ड जंगली पशु, वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग देखने के लिए चिड़ियाघरों का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनको वहां पर सुरक्षित रखा जाता है, जिनको देखकर और बालक उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है या समझ सकता है। अगली बात आती है संग्रहालय। म्यूजियम, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, विभिन्न प्रकार के म्यूजियम, अलग अलग तरह के म्यूजियम्स होते हैं, जिनमें कि जिस प्रकृति का म्यूजियम है वहाँ पर हमारे जो पुराने अवशेष हैं उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। जैसे कि साबरमती में है तो गांधी जी का, पोरबंदर में है तो गांधी जी के जो है अवशेष, मतलब गांधी जी से जुड़ी हुई सामग्रियों को वहाँ पर संग्रहालय के अंदर संग्रहित करके रखा गया है। जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ का संग्रहालय है, तो वहाँ पर राजवंशों के द्वारा उपयोग किए गए हथियार हैं, उनके बर्तन हैं या उनकी पोशाकें हैं या अन्य जो सामान लोगों की रुचि का है, जिसको कि देखकर तात्कालिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, उनको वहाँ पर संग्रहित करके रखा जाता है, इसलिए उन्हें संग्रहालय कहा जाता है। और या इसके माध्यम से, और ये संग्रहालय हमारे आज सामुदायिक संसाधन के रूप में है, क्योंकि विद्यालय का नहीं है, वो समुदाय के अंदर स्थित है, तो वहाँ जाकर आसानी से उससे संबंधित ज्ञान को अर्जित कर पाते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसे औद्योगिक केंद्र। औद्योगिक केंद्र, निश्चित है कि औद्योगिक इकाइयां जो होती हैं, उन इकाइयों में जाकर औद्योगिक उत्पादन और आदि के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं कि कल कारखाने कैसे काम करते हैं, उनमें किस तरह से उत्पादन होता है, किसका उत्पादन किस तरह से होता है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा हमारे बीच में जिस रूप में आता है, उसका रॉ जो स्थिति है या कच्ची स्थिति है वो किस तरह की होती है। कच्ची जैसे रुई से धागा कैसे बनता है, फिर धागे से किस प्रकार से कपड़े को बुना जाता है, तो ये चीजें जो है बालक को प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर ये औद्योगिक इकाइयां प्रदान करती हैं, जिससे कि बालक सीख सकता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर अब इनके जब उपयोग की बात आती है कि ये जो संसाधन है जिनका बालक प्रत्यक्ष अनुभव करता है, निश्चित है कि इनमें तीन प्रकार के अगर हम डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये तीन प्रकार की अगर बात की जाती है तो ये जो संसाधन होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है ना, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, अब सांस्कृतिक के अंदर ये सार्वजनिक संस्थाएं केवल शिक्षण नहीं लगा सकते हैं, इसमें संस्थाएं कही जा सकती है, जिसमें मंदिर, धर्मशालाएं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे पानी का प्याऊ है, ऐसी गौशालाएं हैं, ये सारी चीजें हैं जो कि इसके अंतर्गत आ जाती हैं, जो जैसे मतलब शिक्षा के केंद्र भी आ जाते हैं और जो ये दूसरी संस्थाएं हैं वो सारी भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो प्रकार की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो ये तीन प्रकार के
मध्य में उपस्थित रहते हैं, जिससे कि बालक अपना ज्ञान अर्जित कर सकता है। अब इसके लिए उपयोग की बात जहाँ तक बात आती है तो बालक प्रत्यक्ष वहाँ पर जाकर और वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से साक्षात्कार या वार्तालाप के माध्यम से उसके बारे में जानकारी को जुटा पाता है। फिर यहाँ पर ये कि स्वयं उपयोग करके, क्योंकि ये जिस तरह के जितने भी ये जैसे सामुदायिक संसाधन हैं, निश्चित है कि हम हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं। तो उसके आधार पर शिक्षक ने जो बताया, अब जब वो उन चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव करता है तो वो चीज़ उसके दिमाग में रहती है और वो उसको निश्चित कंफर्म करता चला जाता है कि हाँ मैडम ने ऐसा बताया था, इसमें ऐसा होगा, और वो उस चीज़ को जांच कर और उस ज्ञान को अपने आप में अपने में संकलित करता चला जाता है। जैसे ये प्रशासनिक संस्थाएं हैं या ये जो सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, इनमें जैसे बैंक है, फायर ब्रिगेड है, अग्निशमन यंत्र है, चिकित्सालय है, और ये सार्वजनिक संस्थाएं या औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थाओं में जैसे बेकरी है, दुकान, मेडिकल की शॉप है, ये चीज़ें होती, बालक इनसे कुछ न कुछ सीखता है। अब जैसे बड़े शहरों में इस चीज़ से रिलेटेड जैसे बच्चों के लिए फन जोन बना हुआ है, मॉल्स के अंदर ऐसा फन जोन, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ऐसे फन जोन बने हुए हैं जिनके अंदर बालक को हर तरह का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जैसे कि पायलट बनने का, तो वहाँ पर एक छोटा सा जोन बनाया है जिसमें एक प्राकृतिक रूप उसमें एक कृत्रिम रूप में उसको जो एक मॉडल रूप में जिसको कहा जाए एयरपोर्ट बनाया गया है, बताया उसमें प्लेन है और उसमें बालक को पायलट की सीट पर बैठकर उसको उड़ाना है। तो वो कैसा अनुभव करेगा, किस तरह से उसमें सारा सिस्टम चलेगा। अब प्लेन उड़ाने का अनुभव कोई आपको प्लेन भी चलाने मिलेगा नहीं, तो ये अनुभव आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये एक फन जोन कॉर्नर्स वहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर कि बालक को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो ये कहा जाए कि ये सार्वजनिक संस्थाएं हैं, भले चाहे व्यावसायिक संस्था है, लेकिन वो ऐसी संस्था है जिसमें कि बालक को एक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है और वो उस चीज को आसानी से समझ पाता है। तो कहने का मतलब कि ये सामुदायिक संसाधन जो हैं वो बालक के अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं या अधिगम में अपनी भूमिका निभाते हैं। बालक के सीखने को सरल, रोचक और आकर्षक बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले होमवर्क हम जरूर करेंगे। आज का हमारा होमवर्क रहेगा शब्दकोश, विश्वकोश एवं सामुदायिक संसाधनों के द्वारा इतिहास, इतिहास अधिगम द्वारा छात्र को इतिहास के छात्र को इतिहास के अधिगम में सहायता, शब्दकोश, विश्वकोश, सामुदायिक संसाधन के द्वारा छात्र को सहायता प्राप्त होती है। कैसे?
समझाइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ख्याल रखें। मुंह पर मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें।